अगर एक लड़की का इंटरनेट पैक उस रात खत्म नहीं होता और वो मैसेज उसके पास डिलीवर हो जाता तो शायद एक लड़की की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की क्राइम स्टोरी हमारे ही देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर की है। कहानी अक्टूबर 2021 की है। अलीगढ़ की रमेश विहार कॉलोनी में एक अग्रवाल परिवार रहा करता था, जिसमें दो भाई थे, अरुण अग्रवाल और तरुण अग्रवाल। और ये बात है 13 अक्टूबर की। अरुण अग्रवाल अपनी पत्नी आस्था अग्रवाल और दो बच्चों के साथ रहा करता था और उसके बराबर वाले घर में उसका छोटा भाई तरुण अग्रवाल अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। 13 अक्टूबर की शाम को तरुण अग्रवाल जो था वो अपने भाई अरुण के घर जाता है और जैसे ही तरुण अरुण के घर जाता है वो देखता है कि घर का दरवाजा बंद है, कोई नजर भी नहीं आ रहा है, दोनों बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं और उसकी भाभी भी नहीं है। ये देखकर वो वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन की सुबह तरुण फिर से अरुण के घर जाता है। अगले दिन जब वो गया उस दिन भी दरवाजा बंद था। फिर तरुण दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाने की सोचता है, क्योंकि अरुण के घर की एक चाबी तरुण के पास भी रहा करती थी। फिर वो ताला खोलता है और घर के अंदर दाखिल होता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है तो अंदर का नजारा देख एकदम चौंक जाता है। अंदर एक कमरे में उसकी भाभी आस्था की लाश फंदे पर लटकी हुई थी। लाश देखकर तरुण घबरा जाता है और सीधा अपने घर लौट आता है। घर लौटकर वो मोहल्ले के और लोगों को इकट्ठा करता है और फिर पुलिस को खबर दी जाती है। फिर बिना समय गवाए पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिर पुलिस के सामने आस्था की लाश फंदे से उतारी जाती है। शुरुआत में देखने से लग रहा था कि मामला सुसाइड का है। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि लाश जहां पर टंगी हुई थी वो दरअसल एक कमरे के पीछे वॉशिंग मशीन का एक एरिया था। उसी के पास एक जाल था और उसी जाल में फंदा का सिरा कसा हुआ था। पुलिस को अपनी जांच में पता चला कि उस समय अरुण घर में मौजूद नहीं था और अरुण की एक खुद की फैक्ट्री थी ऑक्सीजन की, उसे एक प्लांट भी बोल सकते हैं। ये मामला जो कि अक्टूबर 2021 का है, तो अरुण ने ये अपनी ऑक्सीजन की फैक्ट्री कोरोना के समय लगाई थी। पुलिस को अपनी और छानबीन में पता चला कि अरुण और आस्था की लड़ाई होती रहती थी और इसी लड़ाई झगड़े के कारण कभी कभी अरुण अपनी फैक्ट्री में जाकर सो जाया करता था। अब पुलिस को यह भी था कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है और उसके पति को भी खबर देनी है और साथ में उसका पता भी लगाना है कि वो कहां पर है और सही सलामत है भी या नहीं। अरुण का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। जब आस्था की लाश नीचे उतारी गई और पुलिस वालों ने जब उसे बारीकी से देखा तो उन्हें दिखा कि आस्था के मुंह से खून आ रहा था। फिर पुलिस को थोड़ा शक होता है और थोड़ा सा खून जमा भी हुआ था। फिर पुलिस ये सब देखकर थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि खुदकुशी के दौरान आमतौर पर मुंह से खून नहीं आता। फिर पुलिस को यहाँ पर शक तो हो ही चुका था। फिर पुलिस आस्था की लाश का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि पुलिस का शक एकदम सही था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि आस्था की मौत फंदे से झूलने से नहीं हुई है, बल्कि उसकी मौत फंदे से लटकने से पहले ही गला दबाकर कर दी गई थी। अब पुलिस को ये साफ हो गया था कि ये एक मर्डर का मामला है। पुलिस को अब ये भी था कि आस्था का पति अरुण गायब है। अब पुलिस का सीधा शक अरुण पर जाता है। फिर पुलिस इन दोनों आस्था और अरुण की हिस्ट्री चेक करती है। उन्हें पता चलता है कि अरुण और आस्था की शादी 2008 में हुई थी। शादी के बाद आस्था की नौकरी लगती है और वो एक डॉक्टर बन जाती है। बाद में इन दोनों के दो बच्चे भी हुए। इनका परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। अब पुलिस इस केस के बारे में और छानबीन कर ही रही थी कि इसी बीच अचानक अलीगढ़ के कवारसी थाना में एक लड़की पहुंचती है और कवारसी थाना में जाकर वो कहती है कि उसे आस्था की मौत के बारे में कुछ कहना है। वो बताती है कि 12 अक्टूबर की रात आस्था ने उसे एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था और ये जो लड़की कवारसी थाने पहुंची थी वो आस्था की दोस्त थी।
उसने बताया कि करीब 8 बजे के आसपास आस्था ने उसे एक मैसेज भेजा था, लेकिन मेरा इंटरनेट पैक जो है वो खत्म हो गया था और इसी कारण वो मैसेज मेरे पास नहीं आया। और आज सुबह ही सबसे पहले मैंने अपना रिचार्ज करवाया है और जब मैंने व्हाट्सएप खोलकर देखा तो उसमें आस्था का मैसेज आया हुआ था और इस मैसेज में आस्था ने लिखा था कि मेरी जान खतरे में है और अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं मर जाती हूँ तो मेरे दोनों बच्चों को मेरी बहन को सौंप देना। ये मैसेज आस्था ने अपनी दोस्त को करीब 8 बजे के आसपास भेजा था और उस रात उसकी दोस्त का इंटरनेट पैक खत्म हो गया था और अगले दिन उसकी दोस्त को पता चलता है कि आस्था की तो लाश मिली है, तो इसलिए वो सीधा कवारसी थाना पहुंचती है। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद पुलिस को और ज्यादा शक हो गया, लेकिन पुलिस को अभी तक कातिल के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है और कैसा दिखता है। पुलिस को अब ये भी था कि पति भी गायब है। पुलिस को ये भी डर था कि कहीं अरुण के साथ भी तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद था। पुलिस उसके मोबाइल को लगातार सर्विलांस पर लगाई हुई थी, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, इसलिए कोई लोकेशन भी नहीं पता चल रही थी। पुलिस के हाथ अब भी खाली थे, लेकिन इस मैसेज से शायद आस्था को आभास हो गया था कि उसे कोई मार सकता है। फिर पुलिस अलीगढ़ के रमेश विहार कॉलोनी में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है। पुलिस अरुण के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। फिर ढूंढते ढूंढते पुलिस को 12 अक्टूबर का एक वीडियो मिलता है। उसमें पुलिस देखती है कि एक गाड़ी अरुण के घर के थोड़ी दूर पर आकर रुकती है और उस गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं और उन 4 लोगों में से एक अरुण भी था और 3 लोग और भी थे जिन्हें पुलिस नहीं जानती थी। फिर अरुण उन तीनों को छोड़कर अपने घर चला जाता है। वो तीनों पहले गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी दूर बाद उतरकर वापस वहीं पर टहलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर टहलने के बाद फिर से वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर दूसरे कैमरे में जब पुलिस देखती है तो अरुण फिर से बाहर आता है और इन तीनों को अपने साथ लेकर घर के अंदर चला जाता है। तीसरे कैमरे से पता चलता है कि अरुण के घर से फिर से 3 लोग बाहर निकलते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। पुलिस को अब सीसीटीवी देखने से पता चल चुका था कि 12 अक्टूबर की रात अरुण घर में ही मौजूद था। अब पुलिस अरुण को ढूंढने में जुट गई। मोबाइल सर्विलांस पर ही था और करीब 6 दिनों के बाद 17 से 18 अक्टूबर की रात को अचानक पुलिस के सर्विलांस पर अलर्ट होता है कि अरुण का मोबाइल ऑन हो गया है। अब जैसे ही पुलिस अरुण का लोकेशन देखती है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि अरुण का लोकेशन अलीगढ़ में ही था और अलीगढ़ में भी उसकी ऑक्सीजन की फैक्ट्री में था। फिर पुलिस की एक टीम अरुण की फैक्ट्री में जाती है और उनको वहां पर अरुण भी मिल जाता है। फिर पुलिस अरुण को पुलिस स्टेशन ले आती है और उससे पूछताछ करनी शुरू करती है। पता चलता है कि अरुण पिछले 6 दिनों से भाग रहा था और अब उसके पैसे भी खत्म हो गए थे और पैसों के लिए ही वो अपनी फैक्ट्री में आया था। पहले तो अरुण कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस उसे सीसीटीवी वीडियो दिखाती है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था। फिर पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछा कि तुमने आस्था का कत्ल क्यों किया। अरुण ने बताया कि 2008 में हमने लव मैरिज की थी। पहले तो इन दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर 2019-2020 में आते आते अरुण को एहसास हुआ कि आस्था घंटों घंटों तक फोन पर किसी से बातें करती है और उसकी जिंदगी में अब कोई और आ गया है और इसी बात को लेकर आस्था का अरुण से झगड़ा होता था। पहले तो अरुण ने आस्था को समझाया। शुरू में तो आस्था ने ये सब करना बंद कर दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से सब वही शुरू हो गया। उसने बताया कि 28 सितंबर की रात को इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद देर रात आस्था ने किसी को फोन किया और आस्था का जो वो दोस्त था वो थोड़ी ही देर बाद घर आ गया। आस्था ने अपने दोस्त के सामने कहा कि अरुण मुझे तुम्हारे नाम पर टॉर्चर करता है, तो आस्था के उस दोस्त ने अरुण की वहीं पर पिटाई कर दी। अरुण को इससे बहुत ज्यादा
गुस्सा आया और गुस्से में अरुण उसी रात अपने घर से निकलता है और अपनी फैक्ट्री पर पहुंचता है और फैक्ट्री में जाकर वहीं पर सो जाता है। फिर अरुण सोचने लगता है कि इस बात का बदला कैसे लिया जाए। फैक्ट्री में एक गार्ड था जिसका नाम था विकास। अरुण विकास को अपने पास बुलाकर पूरा मामला विकास को बताता है। विकास ने अरुण को 2 सुपारी किलरों के बारे में बताया, अशोक उर्फ टसन और पवन। फिर अरुण की उन दोनों से बात हुई और 1 लाख रुपए में सब तय हो गया। 60,000 रुपए अरुण ने उनको एडवांस दिए और बाकी के 40,000 रुपए काम होने के बाद देने की बात तय हुई। और इसके बाद 12 अक्टूबर की शाम को सब कुछ तय हुआ। फिर 12 अक्टूबर को उन तीनों को लेकर अरुण अपने घर पहुंचता है। पहले अरुण उन तीनों को गाड़ी में इंतजार करने का बोलता है और अपने घर पहले खुद अंदर जाता है। अंदर वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो अरुण ट्यूशन टीचर को कहता है कि आज मुझे बच्चों को लेकर कहीं बाहर जाना है, तुम कल पढ़ा लेना इनको। ट्यूशन टीचर फिर 10 मिनट के बाद वहां से चला जाता है। इसके बाद अरुण दोनों बच्चों को लेकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है। अरुण पहले टीवी ऑन करता है और उसकी आवाज बहुत तेज कर देता है। फिर उसके बाद वो बाहर आता है और तीनों को इशारा करता है। फिर वो तीनों घर में आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वो बच्चे वाले कमरे का दरवाजा बंद करके उन तीनों के पास आ जाता है और आस्था को अरुण और वो तीनों मिलकर पकड़ते हैं और गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। आस्था को मारने के बाद उन्होंने इस मामले को खुदकुशी दिखाने के लिए आस्था की लाश को जहां पर वॉशिंग मशीन का एरिया था वहां पर फंदे से उसको लटका देते हैं ताकि सभी को लगे कि आस्था ने सुसाइड किया है। ये सब करने के बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं और अरुण सुबह अपने भाई तरुण के पास जाता है और तरुण को बताता है कि मैंने तुम्हारी भाभी का मर्डर कर दिया है क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम एक काम करना, तुम अभी नहीं आज शाम को घर पर जाना और घर जाने के बाद तुम लाश को देखकर हंगामा मचा देना, शोर शराबा शुरू करना। फिर पुलिस आएगी और बात का पता चल जाएगा सबको। अरुण के कहने के मुताबिक तरुण 13 अक्टूबर की शाम को अरुण के घर जाता है। पहले से ही तरुण को मालूम था कि अंदर लाश है और अरुण ने कत्ल करने से पहले ही अपने दोनों बच्चों को कमरे से निकालकर तरुण के घर पर छोड़ दिया था। अब अरुण के घर में सिर्फ आस्था की लाश थी। 13 अक्टूबर की शाम को जब तरुण घर गया तो दरवाजे के बाहर खड़ा होने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन सुबह फिर से तरुण घर जाता है और वहां पर जाने के बाद वो लाश देखकर नाटक करता है, चीखता चिल्लाता है। मोहल्ले के लोग भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और सभी को आस्था की लाश का पता चल जाता है। लेकिन बाद में सच्चाई सबके सामने आती है। फिर पुलिस अरुण और उसके भाई तरुण, फैक्ट्री के गार्ड विकास और 2 वे सुपारी किलर अशोक उर्फ टसन और पवन को गिरफ्तार कर लेती है और इस मामले में अभी तक सजा का ऐलान हुआ नहीं है। जैसे ही इनको कोई सजा मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यही थी बस आज की क्राइम स्टोरी। जल्द ही मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ।